नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने लिया फैसला। प्रदेश की जनता का बनाया जाएगा हेल्थ यूनिक कार्ड। योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने में होगी आसानी। चंपावत प्रभारी रेखा आर्या ने ली भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक। आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। कहा बीजेपी हर प्रकार की चुनौती का सामना करने को तैयार। कांग्रेस नेता हरक सिंह ने धामी सरकार पर बोला हमला। कहा उत्तराखंड धार्मिक और पर्यटक स्थलों की बजाय घोटाले और अंकिता हत्याकांड के लिए चर्चाओं में। उधर भाजपा विधायक खाजान दास ने किया पलटवार। जोशीमठ भूदसा मामला। होटल माउंट व्यू और मालारीन की तीसरी मंजिल तोड़ी। अभी पूरी तरह से ध्वस्त करने में लगेगा करीब एक हफ्ता का समय। और उत्तराखंड में फर्जी BA-MS डिग्री मामले का भांडाफोड़। देहरादून की नेहरू थाना पुलिस ने धरपकड़ की और 14 जनों को दबोचा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी हेल्थ का यूनिक कोड बनाने जा रही है। सचिव नियोजन मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि इस यूनिक कोड को परिवार के बारे में सभी जानकारी जुटाई जा सकेगी। साथ ही सरकार की योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने में भी आसानी होगी। उनका कहना है कि यूनिक हेल्थ कोड बनाने को लेकर प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उनका कहना है कि सभी पूरे परिवार का ब्यौरा मिल सकेगा। आसानी से योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सकेगा। सरकार ने परिवार पहचान पत्र बनाया है और ऐसे ही सिमिलर पहचान पत्र मध्य प्रदेश ने भी बनाया है। तो ये एक सिमिलर एक्सरसाइज उत्तराखंड सरकार भी करने जा रहे हैं। नियोजन विभाग उसके लिए नोडल विभाग है। तो इसमें NIC को हमने अभी ओपन किया है और एक दो दिन में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक भी होगी। और उसमें हम हरियाणा मध्य प्रदेश ने जो किया है उससे भी थोड़ा सा आगे हम लोग जाना चाहते हैं। हम परिवार की डिटेल को इकट्ठा करना और उसको डेटाबेस बनाना, उसके साथ साथ जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं उसको बेटर टारगेटिंग करने को लेकर के रणनीति बनाने के लिए भी हमें ये बेसिक डेटा हेल्प करेगा। उत्तराखंड सरकार भी हेल्थ का यूनिक कोड बनाने जा रही है। हेल्थ का यूनिक कोड बनाने को लेकर प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, हरियाणा सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में हेल्थ का यूनिक कोड बनाने की प्रक्रिया जारी है। तो इस यूनिक कोड के जरिए किस तरीके से ये कार्य करेगा और कितना यूजफुल, कितना मददगार ये साबित होगा? हेल्थ का यूनिक कोड बनाने जा रही धामी सरकार। इस यूनिक कोड के जरिए परिवार के बारे में सभी जानकारी जुटाई जा सकेगी। साथ ही सरकार की योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने में आसानी भी होगी। यूनियन हेल्थ कोड बनाने को लेकर प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इससे पूरे परिवार का ब्यौरा मिल सकेगा। आसानी से योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सकेगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, उत्तराखंड सरकार हेल्थ का यूनिक कोड बनाने जा रही है, तो ये कितना मददगार साबित होगा और कितनी आसानी से लोग इससे जुड़ सकेंगे? निश्चित रूप से स्फूर्ति में आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार की तर्ज पर जो है अब उत्तराखंड सरकार एक हेल्थ का यूनिक कार्ड बनाने जा रही है, ताकि जो भी सुविधाएं या योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वो लाभार्थियों तक आसानी से पहुंचे। और इसके साथ ही जो सचिव नियोजन है मीनाक्षी सुंदरम, उनका कहना है कि यूनिक कार्ड के जरिए जो परिवार नियोजन की जितनी भी जानकारियां हैं वो लाभार्थी तक पहुंच सके और साथ ही साथ जितने भी परिवार हैं उनका ब्यौरा एक ID पर ही मिल जाए और
जिससे सरकार को भी उनकी जो योजनाएं हैं, सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए एक मंच तैयार किया जाए। जी जी हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। देहरादून में विधानसभा सचिवालय में भर्ती और पदोन्नति के लिए बनेंगे नए नियम। विधानसभा भर्ती और सेवा नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई। बजट सत्र से पहले स्थायी सचिव की तैनाती हो सकती है। विधानसभा अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर नए नियम बनाए जा सकेंगे। विधानसभा सचिवालय में भर्ती और पदोन्नति के लिए बनेंगे नए नियम। बजट सत्र से पहले स्थायी सचिव की तैनाती हो सकती है। विधानसभा अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर नए नियम बनाए जा रहे हैं। विधानसभा सचिवालय में भर्ती और पदोन्नति के लिए बनेंगे नए नियम। विधानसभा भर्ती एवं सेवा नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो वहीं बजट सत्र से पहले स्थायी सचिव की तैनाती हो सकती है। विधानसभा अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर नए नियम बनाए जा सकेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, विधानसभा में पदोन्नति की भर्ती के लिए बहुत सारे भर्ती की जा रही है, उसको लेकर जानकारी मिली है, तो तमाम जानकारी चाहेंगे कि किस प्रकार से भर्ती की जाएगी। जो निश्चित रूप से जो विधानसभा सचिवालय में है भर्तियां और पदोन्नतियां होनी है, उनके लिए जल्द नए नियम बनाए जाएंगे। इसके लिए जो विधानसभा भर्ती एवं सेवा नियमावली में है, उसकी संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और नियमावली बनने के बाद बजट सत्र से पहले जो है विधानसभा में स्थायी सचिव की तैनाती हो सकती है। अभी क्योंकि विधानसभा का जितना भी कार्यभार है वो प्रभारी सचिव देख रहे हैं। साथ ही साथ जो विधानसभा अध्यक्ष है ऋतुभूषण खंडूरी, उन्होंने ये भी कहा है कि विधानसभा सचिवालय की जो भर्ती और सेवा नियमावली बनाने की प्रक्रिया चल रही है, उसकी नियमावली जो है वो जल्द से जल्द तैयार की जाएगी। क्योंकि विधानसभा सचिवालय में जो नियुक्तियां हुई थी और जो भर्तियां विवाद हुए थे, उस पर विधानसभा अध्यक्ष जो है ऋतुभूषण खंडूरी, उन्होंने एक विशेषज्ञ की टीम गठित की थी। जिस टीम की अध्यक्षता जो पूर्व IAS है वो DK कोटिया है, उन्होंने ये 2001 से और 2021 तक नियुक्तियों की जांच की थी और उन्होंने सभी जांचों को गलत पाया गया था। क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा में बात की जाए जो सेवा नियमावली चल रही थी, वो तकरीबन 18 जून 2011 से पहले की सेवा नियमावली लागू थी। और इसके बाद जो विधानसभा और या सचिवालय की सेवा नियमावली 2011 के बाद से लागू थी, वो 2015 और 2016 में उन नियमावलियों को संशोधित किया गया था। अब एक बार फिर से ये प्रक्रिया पुनः दोहराई जा रही है। इसके लिए अब जल्द जितनी भी भर्तियां होंगी और पदोन्नतियां होंगी विधानसभा या सचिवालय में, उनके लिए अब नए नियम बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। जी हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। चंपावत जिले की प्रभारी मंत्री और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक ली। बैठक से पहले मंत्री रेखा आर्या का जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर और वंदे मातरम के साथ बैठक की गई। बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावी रणनीति को धर पे बैठने के साथ ठोस कार्य योजना के अंतिम रूप दिया। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आगामी समय में देश में लोकसभा और प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भाजपा हर प्रकार से चुनौती का सामना करने को तैयार है। ऊपर से ली गई ऊर्जा को नीचे तक पहुंचाने का क्रम जो है यह बनता है। अपने इस कार्य समिति में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का कार्यकाल की वृद्धि हो 2024 तक में।
किस प्रकार से कोरोना कालखंड से लेकर अभी तक मैं जन सेवा में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिभाग रहा है, उसका समर्थन हूँ। आगे का क्या हमारा विजन है उसको लेकर लोगों के सुझाव, अपने लोगों के सुझाव हों उसको संकलित करना, तो उसका प्रस्तुतिकरण होता है, अनुमोदन होता है। तो वह सारी चीज़ें जो है राष्ट्रीय बैठक की कार्य समिति में किया गया। प्रदेश के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की। मंत्री धन सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बैठक में प्रमुख रूप से 4 निर्णय लिए गए हैं। जितने भी प्राधिकरण हैं उनके ढांचे, उनके कोऑपरेटिव बैंक के 1 करोड़ तक का कर्ज लिया है और पैंडेमिक की वजह से भुगतान नहीं कर पाए हैं, उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट किया जा रहा है। बता दें कि सहकारिता विभाग की इस बैठक में सहकारिता सचिव VVRC पुरुषोत्तम और रजिस्ट्रार समेत कई विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, आज सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक हम लोगों ने की है। उसमें हमारे सचिव भी थे, रजिस्ट्रार भी थे, सभी अधिकारी थे और 4 निर्णय किए हमने। एक तो हमारा जितने भी न्यायाधिकरण हैं, प्राधिकरण हैं, जो हमारे सेवा मंडल है, उनके ढांचे के लिए बैठक की गई है। दूसरा क्या है कि वन टाइम सेटलमेंट में हम जिनका भी 1 करोड़ रुपये तक का हमारे बैंकों में जिन्होंने हमसे पैसा लिया है और वो समय पे अपना किस्तें नहीं दे पा रहे हैं, कोविड के कारण कई लोगों को दिक्कत हुई है, ऐसे लोगों का हम वन टाइम सेटलमेंट करने जा रहे हैं। यूसीएफ में कार्य करते थे तो उनकी तबीयत पहले से ही ख़राब रहती थी, बचपन से ही, मतलब फिलहाल तो उनको काफ़ी परेशानियों का सामना। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो ने हल्द्वानी के नारी निकेतन का निरीक्षण किया। इस दौरान नारी निकेतन में रह रही महिलाओं के खाने पीने और रखरखाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। मीडिया से बात करते हुए सायरा बानो ने बताया कि नारी निकेतन की व्यवस्थाओं को देखकर वे संतुष्ट है, क्योंकि यहां सभी व्यवस्थाओं को ठीक तरीके से किया गया है। इसके अलावा यहां रह रही महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिसमें सिलाई, कढ़ाई और हथकंघा प्रशिक्षण से उनको प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। वे समय समय पर इसलिए निरीक्षण करती है कि सरकार की योजनाओं का लाभ धरातल पर पहुंच रहा है या नहीं। आज हल्द्वानी नारी निकेतन का निरीक्षण किया गया और यहाँ पर जो भी निरीक्षण के दौरान सारी चीज़ें सामान्य दिखाई दी और इनके जो भोजन है, दिया जाने वाला भोजन भी सामान्य था और जो रहने की जो कक्ष था और जो सब कुछ मतलब साफ़ सफाई भी सामान्य दिखाई दी और साफ़ सफाई भी थी और रहने का जो रूम था वो भी साफ़ था। हल्द्वानी में भाजपा जिला कार्य समिति ने पूर्व बजट पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट में केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक विकास कार्यों की दूरगामी सोच का खाका खींचा है। प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कहा कि न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक बजट बढ़ाया गया है, बल्कि किसानों के लिए भी ऐतिहासिक प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। उत्तराखंड में जहां रेलवे के विस्तार के लिए बजट दिया गया है, तो वहीं अंत्योदय से जुड़े आम गरीब लोगों के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किया है। खिलेंद्र चौधरी का कहना है कि केंद्र सरकार का ये बजट मोदी सरकार के विजन 2050 को दर्शाता है। और गरीबी उन्मूलन के लिए मोदी सरकार के किए गए प्रयास ये सब जग जाहिर है। और इस बजट की चर्चा जो 2023-24 का बजट आया है, देश में ही नहीं पूरे दुनिया में है कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके का बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रस्तुत किया है, इससे ये 2023 और 24 का ही रोड मैप नहीं बनता, 2050 तक का रोड मैप इसमें दिखाई देता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उत्तराखंड अपनी धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आज देश भर में उत्तराखंड घोटालों और अंकिता हत्याकांड के चलते चर्चाओं में है। ऐसे में भाजपा जिस धाकड़ धामी की बात करती है, वह धाकड़ धामी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वहीं भाजपा विधायक खाजान दास ने
हरक सिंह के बयान का पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धाकड़ धामी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं और उनके द्वारा लिए गए निर्णय उनके धाकड़ होने का प्रमाण देते हैं। मैं कोई धाकड़ धामी इस बात पे धाकड़ धामी है कि संघ लोक सेवक में भर्तियों में घोटाला हो रहा है। क्या इस बात को लेकर धाकड़ धामी है कि अंकिता की हत्या हो रही है? किस बात का धाकड़ धामी भाई? आप कोई धाकड़ ना हो, कोई शांत प्रिय हो, कोई बहुत ज़्यादा और लेकिन प्रदेश देवभूमि है, देवभूमि को देवभूमि रहने दो ना। ये गंगा यमुना की भूमि है, ये हेमकुंड की भूमि है, ये कलेर की भूमि है। इस भूमि को जो है आप देवभूमि को देखो 3 धर्मों के दृष्टिकोण से। अब मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक वरिष्ठ मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी में भी लंबे अरसे तक मंत्री रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में भी विभिन्न दलों में रहे हैं, श्रीमान हरक सिंह जी एक बहुत ही उनका मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, किंतु धाकड़ धामी है, धाकड़ धामी रहेंगे और धाकड़ काम करने वाले हैं। माननीय धामी जी ने जो डिसीजन लिए हैं, जब वो कैबिनेट में थे, धामी जी के कैबिनेट में थे, तब भी उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिए हैं उत्तराखंड के हित के लिए। जोशीमठ के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर 2 नामी होटल माउंट व्यू और होटल मलारी इन जैसे होटल हुआ करते थे, जिन होटलों में आए दिन दरारें आने का सिलसिला जारी था, जिस कारण से यहां दोनों होटल कभी भी पल भर में जमींदोज हो सकते थे और कोई बड़ा हादसा इस जगह पर हो सकता था। आपको बता दें कि जहां पर ये दोनों बहुमंजिला होटल मौजूद थे, ठीक इन दोनों होटल के पीछे से कई परिवारों के आशियाने भी मौजूद थे, जिन आशियानों को इन दोनों होटलों के कारण काफी खतरा बना हुआ था और लगातार पीड़ित परिवार इन दोनों होटल को तोड़ने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद शासन और प्रशासन के द्वारा इन दोनों होटल को तोड़ने का निर्णय लिया गया और शुरू हो गई इन दोनों होटलों पर कार्रवाई। वहीं अब तक 3 मंजिलों को प्रशासन के द्वारा जमींदोज किया गया है और अभी भी 2 मंजिल इमारत बाकी है, जिन्हें तोड़ने में बताया जा रहा है कि करीबन 1 हफ्ते का समय लग सकता है। फर्जी BA-MS डिग्री मामले में पुलिस द्वारा लगातार भांडाफोड़ किया जा रहा है। थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस टीम द्वारा इस मामले में अब तक 14 गिरफ्तार हो चुके हैं। SSP दिलीप सिंह कुंवर ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी और बताया कि BMS फर्जी डिग्री मामले में अशफाक को गिरफ्तार किया है, जो कि जिला सहारनपुर निवासी है। इसके अलावा ज्योति को गिरफ्तार किया गया है, जो कि जिला हरिद्वार की रहने वाली है। पुलिस पूछताछ में ज्योति ने बताया है कि वह छुटम मलपुर और कॉलेज में रिसेप्शनिस्ट का कार्य करती थी। वहां उसकी मुलाकात इमलाक से हुई थी, जिसके बाद इमलाक ने 50,000 रुपए में पहले उसकी 12वीं की बायोलॉजी की फर्जी मार्कशीट बनवाई, बाद में फर्जी BMS की फर्जी डिग्री उपलब्ध करवाई। वहीं अशफाक द्वारा बताया गया कि उसके एक मित्र द्वारा वो इमलाक के संपर्क में आया था। ज्योति जो है भगवानपुर हरिद्वार की रहने वाली है। इसने इमलाक के माध्यम से एक तो 12वीं का जो है बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ सर्टिफिकेट फर्जी बनाया और उसके आधार पर फिर जो है इसने BMS का डिग्री जैसे अन्य लोगों को उपलब्ध कराया, इसको भी उपलब्ध कराया गया। दूसरा एक इशफाक है, अशफाक, ये आपका सहारनपुर करने वाला है। इसको भी इमलाक के माध्यम से जैसे अन्य लोगों को एक फर्जी जो सर्टिफिकेट दिया गया। पिछले 2006 से लेकर जोगीवाला सड़क चौड़ीकरण के मामले को लेकर स्थानीय लोग, दुकानदार और किराएदार सरकार से व्यवस्थापित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन समय समय की सरकार ने इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, जिसे लेकर ये लोग विरोध करने पर मजबूर हैं। वहीं स्थानीय दुकानदार रमेश कुमार की माने तो PWD उन्हें नोटिस भी जारी कर चुका है, जिससे कि उन लोगों पर अब रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि हाल ही में PWD द्वारा जोगीवाला में तोड़फोड़ भी किया गया, जिसका दुकानदारों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है।
सरकार के, शासन के, प्रशासन के सबके दरवाजे झांके और सब तक अपनी बात पहुंचाए। उसका हुआ क्या कि ये पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा एक नक्शा रखा है, ये उन्होंने मैप बना करके दिया था कि आपको 6 नंबर पर विस्थापित करेंगे, दुकानें बना करके दी जाएंगी। हम लोग शांत हो गए, हमने कहा चलो सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा बनाई। अब क्या होता है कि धीरे धीरे सरकारें बदल जाती हैं और हमारी फाइल जो है वहीं की वहीं दबी रह जाती है और शासन प्रशासन भी बिल्कुल चुप हो जाता है। कोटद्वार नगर निगम ने पुलिस के साथ संयुक्त टीम बनाकर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। हालांकि इस दौरान कई तरह के भेदभाव निगम के कर्मचारियों द्वारा देखने को मिले। जहां कुछ अतिक्रमणकारियों के चालान किए गए तो कुछ को ऐसे ही छोड़ दिया गया, जिससे निगम की टीम पर सवाल उठने लगे हैं। इसमें भेदभाव नहीं है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव होता है, केस बाय केस देखना पड़ता है। अब किसी का मौके पर क्या स्थिति है वो वहीं पर जाके समझ में आ सकता है। कुछ लोग होते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा रजिस्ट करते हैं और जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार भी करते हैं, तो उस केस में हो सकता है कि किसी का सामान जब्त किया गया हो या ज़्यादा कार्रवाई कर दी गई हो। कुछ लोग सहयोग भी करते हैं और समझदार होते हैं, तो तुरंत समझ भी जाते हैं और वो सहयोग करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ जुर्माने की कार्रवाई कम होती है और ये केस बाय केस ही हो सकती है। बरसाती सीजन शुरू होने से पहले ही देहरादून का नगर निगम चौकन्ना दिख रहा है, जिसे लेकर नगर निगम ने अभी से बिंदाल और रिस्पना नदी की सफाई के लिए अभियान शुरू कर दिया है, जिसका देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने शुभारंभ भी किया है। नगर निगम 4 माह तक नदी नालियों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जो कि शहर भर के 60 जगह पर चलेगा। वहीं देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी बरसाती सीजन शुरू होने से पहले ही बिंदाल और रिस्पना नदी में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने शहरवासियों से भी आग्रह किया है कि जो लोग रिस्पना और बिंदाल जैसी नदियों में गंदगी ना करें, क्योंकि बिंदाल और रिस्पना का पानी मां गंगा में मिलता है, जिससे कि गंगा दूषित होती है। हालांकि नगर निगम ने दावा किया है कि बरसाती सीजन से पहले ही स्वच्छता अभियान का लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। पहले हम ये अभियान चलाते हैं। इस वर्ष भी जो है हमने कल इसकी शुरुआत करी है, ताकि बरसात से पहले सारे नदी नाले, छोटी नदी, बड़ी नदी, लगभग हमने 60 नदी नाले बड़े से लेकर छोटे तक चिन्हित किए हैं। उनको साफ़ करने का जो है हम हर वर्ष साफ़ करते हैं। इस वर्ष भी जो है हमने कल इसकी शुरुआत जो है रिस्पना से करी है। और मैं सभी शहरवासियों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि बिंदाल नदी और रिस्पना नदी में जो है गंदगी न डालें। उधम सिंह नगर के कीलपुरा वन रेंज में रात्रि गश्त के दौरान वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए सागौन प्रकाश की लकड़ी को बरामद किया। साथ ही एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। कीलपुर रेंज चौकी लाकर रख दिया। दरअसल रात को गश्त के दौरान वन विभाग की टीम को लेकर लकड़ी माफिया मोटरसाइकिल को छोड़कर भाग गए थे। तब विभाग की टीम ने वहां पहुंचकर देखा तो बाइक पर 2 सागौन प्रकाश के लट्ठे थे, जिन्हें बरामद कर अज्ञात लोगों की तलाश में पुलिस जुट गई है। एसएससी पंकज भट्ट के निर्देश पर इन दिनों पुलिस स्मैक और बढ़ती आपराधिक घटनाओं के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। काठगोदाम पुलिस और एसओजी टीम ने 105 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया तस्कर उत्तर प्रदेश के बदायूं का रहने वाला है, जो लंबे समय से स्मैक की तस्करी करता था। वहीं दूसरी तरफ मुखाने पुलिस ने एक चेन स्नेचर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया चेन स्नेचर अनुराग गंगवार पीलीभीत का रहने वाला है। एसएससी पंकज भट्ट ने बताया कि चेन स्नेचिंग की घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिसके बाद ये शातिर चेन स्नेचर गिरफ्तार किया गया। इसमें सगन जो बदायूं का रहने वाला है, ये पहले भी यहाँ लगातार जो है पहाड़ों में सप्लाई कर रहा था स्मैक की,
इसके पे बहुत समय से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। कल जो चेकिंग चल रही थी उस समय जो है आपका जीएसटी बिल्डिंग के पास आपका काठगोदाम में एसओजी और काठगोदाम पुलिस द्वारा एक कंबाइंड अभियान में इसको पकड़ा गया। इसके पास से 105 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और जो नशे के खिलाफ हमारा अभियान चल रहा है उसमें ये एक बड़ी सफलता। तुर्की और सीरिया में जिस तरह का भूकंप आया है उससे पूरी दुनिया दहशत में है। अभी तक उस भूकंप में हजारों से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जब हम भारत में हिमालय क्षेत्र की बात करते हैं तो